अस्सलाम वालेकुम बच्चों, तो क्या हाल है। मैं हूं एहसानुल्लाह और आप देख रहे हैं बायो की दुनिया का चैनल। और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट, इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो बायो एनर्जेटिक्स से हटकर है। और वो टॉपिक है हमारे पास सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट बायो मॉलिक्यूल्स। कोई भी डिफरेंट बायो मॉलिक्यूल जैसे अमीनो एसिड हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स या फिर जो फैटी एसिड्स हैं, न्यूक्लियोटाइड्स हैं, वो बनते कैसे हैं। अगले जितने भी हमारे लेक्चर होंगे वो इंशाल्लाह फिर इसी टॉपिक से रिलेटेड होंगे। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो हम बात करेंगे सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स या सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स कि लिपिड्स कैसे सिंथेसाइज होते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने एटीपी की प्रोडक्शन देख ली, अभी हमने प्लांट में कार्बोहाइड्रेट की प्रोडक्शन देख ली। अब हम देखेंगे कि भाई हमारे बॉडी में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में दूसरे बायोमॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं फैटी एसिड्स की सिंथेसिस। फैटी एसिड्स की सिंथेसिस, ठीक है। हाँ, तो हम फैटी एसिड्स की सिंथेसिस शुरू करने जा रहे हैं। तो फैटी एसिड की सिंथेसिस याद रखना इज डिफरेंट एज द ऑक्सीडेशन ऑफ द फैटी एसिड्स कि जिसमें फैटी एसिड ऑक्सीडाइज होकर एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है, उसके रिवर्सल से डिफरेंट है। हम ये नहीं कह सकते कि जो फैटी एसिड की सिंथेसिस है दैट इज द रिवर्सल ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। डिफरेंट किस मैनर में होता है कि भाई एक बात तो हमेशा याद रखना, जो फैटी एसिड्स की ऑक्सीडेशन है मतलब फैटी एसिड्स की डिग्रेडेशन, फैटी एसिड्स की डिग्रेडेशन जो है हमारे पास वो कहाँ पर होती है, ये चीज़ याद रखना। वो होती है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। इसके बारे में हम बहुत ही तफसील से बात कर चुके हैं, अगर आप लोगों को याद हो। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में इसकी ऑक्सीडेशन या डिग्रेडेशन होती है। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने कहा था कि जब पाइरुवेट क्या चीज़ है, ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट जो है पाइरुवेट, वो कन्वर्ट हो रहा था एसिटाइल कोएंजाइम ए में। तो वो एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो रहा था। उस वक्त हमने बात की थी कि भाई जो लिपिड्स हैं वो भी ऑक्सीडाइज होकर एसिटाइल कोएंजाइम ए में रहते हैं। इसी तरह जो प्रोटीन्स हैं वो भी ऑक्सीडाइज होके बिलाकर एसिटाइल कोएंजाइम ए या पाइरुवेट बनाते हैं। तो इसके आगे फिर क्रेब्स साइकिल शुरू होता है और क्रेब्स साइकिल में ये सारा डिग्रेड हो जाता है, CO2 रिलीज हो जाता है। तो एक बात हमें पता लग गई कि भाई जो फैटी एसिड्स की डिग्रेडेशन है वो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में या फिर क्रेब्स साइकिल जिसे बोल सकते हैं उसमें होती है। जबकि हमारे पास जो फैटी एसिड की सिंथेसिस है, फैटी एसिड की सिंथेसिस जो है वो कहाँ पर होती है, वो साइटोसोल में होती है। साइटोप्लाज्म या साइटोसोल, साइटोसोल में इसकी होती है सिंथेसिस, किसकी, फैटी एसिड्स। फैटी एसिड की सिंथेसिस साइटोसोल में होती है। और याद रखना सिर्फ कार्बन नंबर 16 तक की फैटी एसिड्स मतलब पाल्मिटेट तक की फैटी एसिड्स जो होते हैं, जैसे पाल्मिटेट क्या फैटी एसिड है 16 कार्बन वाला, तो इसकी सिंथेसिस साइटोसोल में होगी। इसके आगे एलोंगेशन ओलिएट में या स्टीरिएट में वो फिर दोबारा से माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, उसके लिए एक अलग प्रोसेस है। आज मतलब बेसिक चीज़ें समझिए, ठीक है। उसके बाद तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास डिफरेंस आता है भाई, वो ये आता है कि मेलोनाइल, क्या नाम है, मेलोनाइल कोएंजाइम ए इज यूज्ड इन synthesis of fatty acids, in a synthesis of fatty acids। ऑक्सीडेशन में कोई मेलोनाइल कोएंजाइम ए यूज नहीं होता, लेकिन सिंथेसिस के लिए जरूरी है कि हमारे पास मेलोनाइल कोएंजाइम ए प्रेजेंट हो। तो आज के इस लेक्चर में, इस बिल्कुल स्टार्टिंग लेक्चर में हम ये देखेंगे कि भाई मेलोनाइल कोएंजाइम ए प्रोड्यूस कैसे होता है हमारे पास साइटोसोल में, ठीक है। तो आज हमारे पास जो बेसिक थोड़ी सी डिफरेंसेस थी इनको याद रखना कि भाई ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में फैटी एसिड्स के डिफरेंसेस क्या हैं। हमारा जो मेन कंसर्न है वो फैटी एसिड्स को सिंथेसाइज करवाना है। और फैटी एसिड को सिंथेसाइज करवाने के लिए हमें पता होना चाहिए कि जो मेलोनाइल कोएंजाइम ए है वो प्रोड्यूस कैसे होता है, ठीक है। प्रोड्यूस कैसे होता है,
मैं इधर आप लोगों को मेलोनाइल कोएंजाइम ए का स्ट्रक्चर बताएंगे। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि एसिटाइल कोएंजाइम ए का स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि एसिटाइल कोएंजाइम ए के स्ट्रक्चर को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एसिटाइल कोएंजाइम ए क्या होता है, H3C डबल बॉन्ड O S और कोएंजाइम ए। ये क्या है हमारे पास, एसिटाइल कोएंजाइम ए। इसी को यूज करके हमने मेलोनाइल कोएंजाइम ए बनाना है। और दोनों में फर्क क्या है, एसिटाइल कोएंजाइम ए में 2 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन होते हैं, 2, जबकि मेलोनाइल कोएंजाइम ए में हमारे पास 3 कार्बन होंगे, मतलब हमने एक कार्बन कहीं से इंट्रोड्यूस करवाना होता है। ये हमारे पास है एसिटाइल कोएंजाइम ए, इसके साथ हम मिलाते हैं HCO3 नेगेटिव बाइकार्बोनेट आयन। बाइकार्बोनेट आयन मिलाएंगे तो उससे बनेगा हमारे पास मेलोनाइल कोएंजाइम ए। कैसे बनेगा उसको हम स्ट्रक्चर वाइज देखेंगे, स्ट्रक्चर्स को लेकर उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं कि हमारे पास मेलोनाइल कोएंजाइम ए कैसे बनता है। ठीक है, तो मेलोनाइल कोएंजाइम ए के लिए जो एंजाइम यूज होता है याद रखना, उसका नाम है एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज। क्या नाम है उसका, एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज। इस एंजाइम को यूज करके हम मेलोनाइल कोएंजाइम ए बनाएंगे। इस एंजाइम में मैं थोड़ा स्ट्रक्चर आपको बता देता हूँ। बेसिकली इस एंजाइम के 3 रीजन हैं। कितनी रीजन है, 3 पार्ट्स है, 3 रीजन होते हैं। एक हमारे पास ऐसे, फिर एक और रीजन और एक और। बाकी एंजाइम जो प्रोटीन है काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। इसमें 3 सब यूनिट्स होते हैं पॉलीपेप्टाइड्स के। कितने, 3 सब यूनिट्स होते हैं पॉलीपेप्टाइड्स के। ठीक है, तो उसमें से जो एक सब यूनिट है, जो एक रीजन है, उसको बोलते हैं बायोटीन। क्या, बायोटीन कैरियर प्रोटीन। एक यूनिट उसका क्या है, बायोटीन कैरियर प्रोटीन। इसका काम क्या होता है, ये अपने साथ HCO3 को कैरी करता है। किसको कैरी करता है, HCO3। और याद रखना बायोटीन जो है तीनों में यूज होगा। दूसरा जो हमारे पास फंक्शनल पार्ट है उसको बोलते हैं बायोटीन कार्बोक्सिलेज। दूसरा पार्ट क्या है, बायोटीन कार्बोक्सिलेज। और इसका फंक्शन क्या होता है, इसमें CO2 को ऐड करना होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ। इसके साथ देखते हैं वो कैसे। और तीसरा जो हमारे पास पार्ट होता है उसको बोलते हैं बायोटीन ट्रांसफर कार्बोक्सिलेज। ठीक है, 3 पार्ट्स हैं। कुछ किस एंजाइम के, एसिटाइल कोएंजाइम के कार्बोक्सिलेज के 3 पार्ट्स हैं। एक पार्ट है बायोटीन कैरियर प्रोटीन, एक पार्ट है बायोटीन कार्बोक्सिलेज और एक पार्ट है बायोटीन ट्रांसकार्बोक्सिलेज। इन तीनों का फंक्शन डिफरेंट है। और एक बात याद रखना, बैक्टीरिया में जो है, अगर बैक्टीरियल एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज की बात करते हैं हम, तो वहां पर क्या होगा, बैक्टीरियल एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज की अगर बात करते हैं तो वहां पर 3 डिफरेंट सब यूनिट्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं जो मिलके ये काम करते हैं। लेकिन अगर मैमेलियन या एनिमल सेल्स की बात करते हैं तो वहां पर, या जो हम अपनी बात करें तो वहां पर क्या होगा, एक ही एंजाइम होता है। कितने एंजाइम होते हैं, एक ही एंजाइम होता है, लेकिन वो एंजाइम होता है मल्टी फंक्शनल। क्या होता है, मल्टी फंक्शनल सिंगल पॉलीपेप्टाइड। फंक्शन दोनों का सेम है, लेकिन यहाँ पर एक ही पॉलीपेप्टाइड डिफरेंट फंक्शंस करेगा। ये तीनों फंक्शंस एक ही पॉलीपेप्टाइड करेगा, लेकिन बैक्टीरियल सेल में ये अलग अलग होंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। अब ये हमने कर लिया, हमने ये भी पता लगा लिया कि जो हमारे पास एंजाइम है उसके कितने रीजन्स हैं, क्या क्या पार्ट्स हैं और क्या क्या काम करते हैं। अब इसके मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं कि कैसे। ठीक है, तो देखो इधर हमारे पास होता है बायोटीन। मैं बायोटीन को इधर ऐसे दिखा रहा हूँ, ये बायोटीन है हमारे पास। ठीक है, और इस बायोटीन में हमारे पास अमीनो ग्रुप होता है। अमीनो ग्रुप कौन सा ग्रुप होता है, NH जिसे बोलते हैं। कौन सा ग्रुप होता है, NH। ठीक है, वो जो बायोटीन कैरियर प्रोटीन है हमारे पास, उसमें यहाँ पर होता है NH ग्रुप। ठीक है, अमीनो ग्रुप होता है। अब इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, बायोटीन कैरियर प्रोटीन, क्योंकि इसी के साथ हमारे पास HCO3 भी कैरी हो रहा होता है, लेकिन वो एक्टिवेटेड नहीं होता।
ठीक है। तो इसी के साथ HCO3 जो है वो हमारे पास कैरी हुआ होता है। एक पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में कार्बोक्सिलेज का काम है। किसका काम है? कार्बोक्सिलेज। जो दूसरा हमारे पास बायोटीन कार्बोक्सिलेज पार्ट है वो क्या करेगा, वो इस HCO3 में से जो CO2 है उसको करेगा एक्टिवेट। इसका काम क्या है? CO2 को एक्टिवेट करना, CO2 एक्टिवेशन। ठीक है। उसके बाद इसका काम है उसको बाइंड करना, बाइंडिंग का काम भी करते हैं। किसके साथ बाइंड करना? इस बायोटीन कैरियर प्रोटीन के साथ उसको बाइंड करना। कैसे बाइंड किया जाता है मैं बताता हूँ। HCO3 है हमारे पास, देखो यहाँ से अगर मैं CO2 निकाल दूँ तो पीछे रह जाएगा OH। तो ये एंजाइम क्या करता है, यहाँ से CO2 निकालते हैं, यहाँ से इस H को निकालता है। ठीक है। तो ये H और CO2 निकल जाने के बाद ये वाला जो OH है वो तो H2 की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। पीछे क्या रह जाएगा? पीछे रह जाएगा हमारे पास बायोटीन कैरियर प्रोटीन। ठीक है। उसके साथ N, क्योंकि अब H निकल चुका है, H निकल चुका है और उसकी जगह CO2 ऐड होगा, SH, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। तो अब ये क्या होगी? कार्बोक्सिलेशन, CO2 की कार्बोक्सिलेशन के नतीजे में हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ऐड होता है। तो यहाँ पर भी कार्बोक्सिलेशन हुई और CO2 जो है वो बायोटीन कैरियर प्रोटीन के साथ ऐड हो गया। अब ऐड हो गया, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं बायोटिनाइल ग्रुप। इसको क्या बोलते हैं? बायोटिनाइल ग्रुप। बायोटिनाइल ग्रुप क्यों कब बोलेंगे? जब इसके साथ CO2 जो है वो इन द फॉर्म ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप अटैच हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को, ये इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे बायोटिनाइल ग्रुप। H2 को छोड़ दे। अब ये बन गया हमारे पास। अब क्या होगा? यही बायोटिनाइल ग्रुप जो है ये हमारे पास बायोटीन कैरियर प्रोटीन था, इसके साथ N और ये C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ठीक है। इसके साथ हम ऐड करते हैं, मतलब सेल में ऐड होता है एसिटाइल कोएंजाइम A। एसिटाइल कोएंजाइम का फार्मूला क्या है? H3C C डबल बॉन्ड O S कोएंजाइम A। ठीक है। ये हमारे पास क्या है? एसिटाइल कोएंजाइम A। बाकी तो एसिटाइल है, कोएंजाइम में अटैच हुआ। अब क्या होगा? ड्यू टू द थर्ड पार्ट दैट इज अ ट्रांस कार्बोक्सिलेज, दैट इज अ ट्रांस कार्बोक्सिलेज। उस ट्रांस कार्बोक्सिलेज से क्या होगा कि हमारे पास ये वाला जो CO2 ग्रुप है वो यहाँ से निकलकर इसके साथ अटैच होगा। कैसे अटैच होगा भाई? इस ट्रांस कार्बोक्सिलेज एंजाइम की वजह से हमारे पास ये जो 3 हाइड्रोजन थे, इसको मैं ऐसे बना देता हूँ, ये जो हमारे पास 3 हाइड्रोजन थे इनमें से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेकअप कर जाएगा। तो इस बॉन्ड के ब्रेक करने से और यहाँ से H रिमूव हो गया, तो ये वाला कार्बन जो है, ये वाला जो ग्रुप है वो इसके साथ अटैच हो जाएगा और इसका जो H था वो दोबारा से इसके साथ अटैच हो जाएगा। मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है। ये वाला हमारा रिमूव होना था, ये वाला जो हाइड्रोजन था ये रिमूव हुआ और यहाँ से ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक हुआ। तो देखो क्या स्ट्रक्चर बनेगा, बायोटीन कैरियर प्रोटीन, उसके साथ N और यहाँ से H उसके साथ जुड़ गया। तो आप देखो ये दोबारा से हमारा जो एंजाइम है वो रीजनरेट हो गया। प्लस प्लस स्ट्रक्चर क्या बनेगा? इसको यहाँ पे बना लेता हूँ। देखो C डबल बॉन्ड O S कोएंजाइम A, इस तरफ C और 2 H रह गए थे और इसके साथ ये वाला कार्बन अटैच हो जाएगा C डबल बॉन्ड O नेगेटिव की फॉर्म में। अब ये वाला स्ट्रक्चर बन गया, ये भी कोएंजाइम A है लेकिन इसमें 1 2 3 कार्बन है और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं मैलोनाइल कोएंजाइम A। तो फैटी एसिड की सिंथेसिस के लिए ये वाला स्ट्रक्चर का बनना बहुत जरूरी है। तो हम कहेंगे कि जब भी फैटी एसिड्स में मैलोनाइल कोएंजाइम A बनना होगा तो क्यों होगा? क्योंकि फैटी एसिड को सिंथेसाइज करना है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात जो आपको करनी मतलब पता होनी चाहिए कि ये जो कार्बोक्सिलेज, ये वाला जो कार्बोक्सिलेज एंजाइम है ये ATP डिपेंडेंट है। क्या है? ATP डिपेंडेंट मतलब क्या? ATP होगी उसको एनर्जी देगा उसको, तब जाके हमारे पास बायोटिनाइल ग्रुप बन सकता है। अगर ATP ना हुई तो ये काम नहीं हो सकता। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो कार्बोक्सिलेज पार्ट है या ये जो वाला रिएक्शन है 2 स्टेप्स रिएक्शन है ना। एक स्टेप ये हुआ जिसमें बायोटिनाइल ग्रुप बना, दूसरे स्टेप में क्या हुआ? बायोटिनाइल ग्रुप में एसिटाइल कोएंजाइम A ऐड हुआ
और हमारे पास मेलानाइन कोएंजाइम ए बन गया। तो ये एटीपी डिपेंडेंट रिएक्शन है, यहाँ पर एटीपी की जरूरत हमें पड़ती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द सिंथेसिस ऑफ मेलानाइन कोएंजाइम ए। अब आगे जाके मेलानाइन कोएंजाइम ए के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये क्यों जरूरी था बनने के लिए और ये ऑक्सीडेशन में क्यों यूज नहीं होता, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पार्ट इस लेक्चर का नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।